पूरे चुनावी व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए जिस बात को जेटली जी ने पार्लियामेंट में कही थी उस समय कि हमारे यहाँ इतना करप्शन है हमारे पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम साहब ने कहा कि इसको स्वच्छ बनाने के लिए लाए हैं, इससे स्वच्छता आएगी। कहाँ है स्वच्छता? आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, और हम और आप मिलकर तो उसको सिद्ध कर नहीं सकते कि हाँ मैल फंसा हुआ है कि स्वच्छता आई हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत तो मिली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो उनका नाम आया और मुख्य आरोपी वो कैसे बन गई इस मामले में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी फिलहाल 22 अक्टूबर तक इस पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं है। ये मामला जिस तरह से बाहर निकल के आया है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के वसूली के मामले में निर्मला सीतारमण इन्वॉल्व रही है। इस तरह की तस्वीर सामने आना, 8,000 करोड़ का ये मामला है पूरा। इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आना, वित्त मंत्री का ऐसे किसी मामले में नाम का होना, और ये पूरी चेन जा रही है जेपी नड्डा तक, जो उनके पूर्व अध्यक्ष है कर्नाटक बीजेपी के कुमार कुटिल, उनका भी नाम इसके अंदर रहा है। लेकिन मुख्य आरोपी जो है वो है निर्मला सीतारमण, और जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री है। कई बार चुनाव के दौरान उनके साथ तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही, लेकिन उन तमाम चर्चाओं में उन्होंने अक्सर अहम सवालों को हमेशा दरकिनार कर दिया। आम जनता ने भी उनसे सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने उनके जवाब अलग अलग तरह से दे दिए थे, जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। खैर, मैं आती हूँ इस मामले पर कि दरअसल मामला क्या है। जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष है आदर्श आर अय्यर। उन्होंने निर्मला सीतारमण और नलिन कुमार कटिल को आरोपी बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ से अधिक का फायदा उठाया। शिकायत में यह भी कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता ली और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदे के लिए हजारों करोड़ की जबरदस्ती वसूली कर ली। आदर्श आर अय्यर के अनुसार चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का काम अलग अलग स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिली भगत द्वारा ये हो रहा था, जिसमें जेपी नड्डा से लेकर यहाँ पर प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका भी नाम आया। बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से इस पूरी स्थिति को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन आपको याद दिला दूं कि चुनावी बॉन्ड योजना जो है, जिसे खुद उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि इसे सूचना के अधिकार और संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन इसमें होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने पूरी लिस्ट भी मांगी थी चुनाव से पहले, अगर आपको याद होगा कि किस तरह से पूरी लिस्ट मांगी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को एब्सोल्युटली इलीगल करार कर दिया था। और 15 फरवरी को एसबीआई को निर्देश भी दिया था कि आप अपनी पूरी की पूरी जो लिस्ट है, किसका बॉन्ड किसने कितना दिया, उसे पूरा साझा करें। और काफी देर हुई थी, चुनाव आयोग को वो देना था, फिर ऐसे करते करते काफी दिन उन्होंने लगा दिए थे। लेकिन जब पूरी ये लिस्ट सामने आई तो ऐसा लगा जैसे कि कोई न्यूक्लियर खुलासा हो गया हो, इस तरह की तस्वीर सामने थी। 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए बॉन्ड का पूरा विवरण जो है निर्वाचन आयोग को दिया गया था। न्यायालय ने आयोग को संबंधित विवरण 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि निर्मला सीतारमण इसी पूरे मामले में किस तरह से घिर कर अब सामने आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद सहाय सर है, और सर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि सर ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारी इस जनरेशन में बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा और पता होना चाहिए। क्या कभी इस तरह की परिस्थितियां देश के किसी वित्त मंत्री के साथ पूर्व में आई हैं सर? देश के वित्त मंत्री ने तो पहले इस्तीफा दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी के वित्त मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जीप स्कैंडल नाम की एक चीज हो गई थी। भारत सरकार जीप खरीद रही थी और वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में था। वो खुद प्रत्यक्ष रूप से उसमें नहीं थे इन्वॉल्व, लेकिन वो समय ऐसा था, आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी भी जो रेल मंत्री थे, एक्सीडेंट हो गया था रेलवे में, तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, किसी के कहने की भी आवश्यकता नहीं हुई। उसी तरह से माधवराव सिंधिया सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, कोई एयर एक्सीडेंट हो गया था।
तो वो अब ये वो जो सिस्टम था, अब उस पर आज कोई चलने वाला नहीं है। अब तो बिल्कुल धृष्टता के साथ ये कहते हैं हम क्यों इस्तीफा दें, पहले ये सबूत लाओ, पहले वो सबूत लाओ, सिद्ध करो, जिसको अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। चूंकि आप उसके हेड हैं उस पूरी मंत्रालय के, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आपके अंडर काम करने वाले लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो इसके लिए जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आके लगती है। भले ही जो पायलट हो या जो भी लोग इंचार्ज हो या जो ट्रेन के ड्राइवर हो या किसी बैंक के मैनेजर हो, उनके ऊपर जिम्मेवारी जाएगी इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन आपके देख रेख में इतने बड़े देश का इतना इंपॉर्टेंट काम आपको सौंपा गया है, वित्त मंत्री का काम सौंपा गया है आपको, कोई छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं ये। तो हमको लगता है कि निर्मला सीतारमन जी के केस में भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, उसी तरह का मामला है। हमें ये नहीं लगता कि वो खुद जो है किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व होंगी, मुझे नहीं लगता। और ये तो मामला जो है, निर्मला जी की बात हम क्यों करते हैं, ये तो बात पहले ही जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया था, उन्होंने पास कराया था पार्लियामेंट में। और इतना बड़ा इशू जो है, बिना उस समय रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट के अंदर हाईएस्ट लेवल पे जाकर के जब तक पूरी सहमति ना बन जाए, कि वो लोग भी जानते होंगे, जरूर समझते होंगे कि ऊपर से नीचे तक ये एक डाउटफुल चीज है, ये एक संदिग्ध चीज है, फिर भी आगे बढ़ के पार्लियामेंट में मेजॉरिटी का सहारा लेकर के आपने पास करवा दिया। और फिर बाद में आंखें खुली जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने कड़े शब्दों में इसको क्रिटिसाइज किया है, उसको इलीगल कहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह कहा है, बड़े बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ है उसमें। और ये भी उनको निर्देश दिया गया कि आप जो है जितने लोगों ने दिए हैं आपको धन इस तरह से, उनकी लिस्ट निकालिए। उसके लिस्ट को निकालने में भी इतनी आनाकानी की गई सरकार के द्वारा, तरह तरह के बहाने बना करके। फाइनली एक पत्रकार, एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कुछ तथ्य सामने लाए, तो उसके बाद शर्म के मारे इनको निकालना ही पड़ा, कोई रास्ता रह नहीं गया बाकी जान छुड़ाने के लिए। और तब भी देखिए आप, हमारे पीएम साहब जो हैं वो कहते रहे, एक बड़ा वो धृष्टतापूर्ण स्टेटमेंट था, वो कहते रहे कि हम तो लाए थे इसको पूरे चुनावी व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए। जिस बात को जेटली जी ने पार्लियामेंट में कही थी उस समय कि हमारे यहाँ इतना करप्शन है हमारे पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम साहब ने कहा कि इसको स्वच्छ बनाने के लिए लाए हैं, इससे स्वच्छता आएगी। कहाँ है स्वच्छता, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। और हम और आप मिलके तो उसको सिद्ध कर नहीं सकते कि हाँ मैल फंसा हुआ है कि स्वच्छता आई हुई है। ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही करेगा, लेकिन एक एज ए कॉन्सेप्ट है ना, वो एक आइडिया के रूप में इतना ही धृष्ट आइडिया था कि आप अपने पावर का, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का गलत इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में अपनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को ला करके ऑपोजिशन को रौंद करके आपने उसको पास करवाया। और आपके पास क्या है कहने को कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा तो औरों को भी मिला है, ये बात ठीक है। लेकिन मूल बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है तो जो भी ये हो धन होता आता है उन्हीं के पास जरा जाता है, इसलिए बाकियों को थोड़ा बहुत मिला। जैसे है ना कि अब भोज भात हुआ घर में, बड़ा वो शादी वादी हुई तो बड़े बड़े लोगों ने सब ले दिया, और जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनको भी बेचारों को कुछ कुछ पूरी मिठाई दे दी जाती है ना, कम मात्रा में। उसी तरह की बात। मेरा एक सवाल था सर, आपने जैसे अरुण जेटली जी का पूरा बताया, ये पूरा जो सीक्वेंस रहा, ठीक है, शुरुआत कहीं हुई ठीक रहा, किसी पर फूट रहा है, लेकिन फूट रहा है ना सर। ये निर्मला सीतारमन जो है वो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री का नाम इस तरह से आ जाना पूरे करियर पर एक बड़ी तोहमत हो जाती है। और एफआईआर की अगर कोर्ट ने बोल दिया, भले उस पर अब रोक लगाई है अभी 22 तारीख तक, लेकिन बोला नहीं ना सर। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर निर्मला जी नहीं होती वित्त मंत्री, उनके स्थान पे कोई और होते तो उनके ऊपर चार्ज लगता है। मतलब वो तो वित्त मंत्री के ऊपर लगा है,
देखिए, तोहमत वाली बात सही है, लेकिन अब इनको या जेपी नड्डा जो कि प्रेसिडेंट हैं उस पार्टी के, और तो पार्टी फंड्स में जा रहे हैं पैसे, तो एज प्रेसिडेंट अगेन ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खुद जाके करप्शन में लगे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन सब की जो है स्रोत जो है वो सरकारी बिल का पास होना, वो एक्ट के रूप में आना इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसके पीछे कौन है, माने करता धरता उसे कौन है? तब उस समय के वित्त मंत्री तो हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन है? लेकिन ये है कि आजकल जिस तरह से कानून व्यवस्था चलती है कि जो जिसका दस्तखत होता है ये है, उन्हीं को लाया जाता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर आ गए उसमें। अब इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? जो बताइए, जो इनके वित्त मंत्रालय के दूत रहे हैं, जिन्होंने आम नागरिकों का जीवन खराब कर दिया है, चाहे वो पार्टीज हों ऑपोजिशन की या और लोग भी हों, तो वही लोग करेंगे। और वो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखने वाली बात है। सर, ये दोनों चीजें हैं। जब खुद ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक उस दायरे में आ चुका है, जैसे कि कोर्ट ने खुद ही उसको रद्द करने की बात कर दी, और ठीक चुनाव से पहले उस पर इतने सवाल खड़े कर दिए और बोल दिया कि भैया पूरी आप लिस्ट निकालिए और ये ले जा करके चुनाव आयोग को तुरंत दीजिए, चुनाव से पहले इसको पूरा जारी किया जाए। यानी कि जो सवाल नियत पर खड़े हुए उस वक्त, वो अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, और निर्मला सीतारमन का नाम आना इसमें पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दाल काली है अंदर। मतलब अंदर बहुत कुछ चल रहा था सरकार के नाम पर, और ये अभी धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। एकदम सही फरमाया आपने, यही बात है। इनको तो अब तो बॉन्ड तो बंद करना पड़ गया, लेकिन वो जो बॉन्ड जो कलेक्शन हो रहा था उसके माध्यम से, अब लोग तो कहते हैं, सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लोग ही नहीं कहते, औरों के मन में भी ये शंका है कि जितने खरीद फरोख्त डिफेक्शन करवाना जो कि भाजपा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया है, उसके लिए जो दमखम कहाँ से आता है, यानी पैसे कहाँ से आते हैं, रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल जिस पर काला निशान लगा है, ऐसे ही धन के माध्यम से आता है कि आपने जितनी कंपनीज हैं, छोटी हो बड़ी हो मीडियम साइज्ड हो, जो भी हैं, उनको आपने एक तरह से खुला ऐलान कर दिया है कि आप वहां पैसे दीजिए इतने, और आपको उसी अनुपात में आपको हम सरकारी फायदे देंगे। ये तो क्या कैश एंड कैरी वाली बात है ना, उस तरह की चीज है। यहाँ तो कैश एंड कैरी की बात है, तो जिनकी सरकार है आज तो उन पर भी आनी चाहिए जी। तो अब जो है कोर्ट किस तरह का रुख अख्तियार करती है, किस तरह का उनका अब पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में ही शायद रफा दफा करवा लें। ये इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, ये तो आम नागरिक को भयभीत कर दे रहे हैं, तो सरकारी मुलाजिम और क्या पॉलिटिकल अपोनेंट्स। एक बहुत संक्षिप्त में एक सवाल पूछना चाह रही थी मैं, कि जब दूसरों पर एजेंसीज भेजी जाती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनकी पूरे कर्ता धर्ता में जो होते हैं वो खुद मंत्री होते हैं, या तो निर्मला सीतारमन के अंतर्गत आएंगी, या फिर अगर फाइनेंस की है, नहीं तो फिर अमित शाह के अंडर आएंगी, और यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर इसका मतलब भी क्या रह जाता है जांच का, इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का? आपको लगता है ये फेयरनेस है? इसका मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाली बात है, ठीक है। और अपने ही तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी थी, लेकिन हमारी जुडिशरी जिस तरह से चल रही है कुछ वर्षों से, ये नहीं कि पहली बार ही जुडिशरी, ये पहली बार नहीं है कि जुडिशरी जो है सरकार के एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, उनको जिस मामले में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार फंसी है किसी केस में, तो अक्सर आप देखते हैं कि वो हक जाता है, जजमेंट जाता है गवर्नमेंट के फेवर में, उनके हक में। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो है एक लगातार एक सिलसिला बन गया है। आप अनेक जजमेंट उठा के देख लीजिए, इसीलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ये एक अपवाद सा लगा देखने में लोगों को, लेकिन उसके अधीन जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए वो कितना सक्सेसफुल रहेगी, ये देखना बाकी है।
अब जो है पैसे इन्होंने डाल दिए, अब क्या पैसे हजम हो जाएंगे, या इनसे पैसे वापस वसूलने का भी कोई रास्ता कोर्ट निकाले, जुडिशरी निकाले कि पैसे आपने 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो भी एग्जैक्ट अमाउंट आप देख लीजिए, आप कहिए कि आपने पैसे लिए हैं इतने, वापस करिए, उसका भी तो एक कोई प्रावधान होना चाहिए। जी सर। I feel sorry for निर्मला सीतारमन. I do not think she's a corrupt person. मुझे नहीं लगता करप्ट, मैंने व्यक्तिगत रूप से करप्ट है। सर लेकिन कहते हैं ना कि कुछ गलत होते हुए देखना और चुप रहना भी उसमें दोषी होना होता है। हाँ होता है, वो बात ठीक है, और यही बात जो है हमारे शास्त्रों में भी कही गई है जी। हिंदू शास्त्रों में भी इसी तरह की बात है, और खाली हिंदू शास्त्रों में नहीं, और धर्मों के शास्त्रों में भी, और पुराने जितने महान वो हैं, कहानियां हैं, ये सब लिखी गई हैं कि जो खामोश रहता है, कुछ होता है गलत होता है देखते हैं, वो भी कसूरवार है। ये भी बात कही जाती है, आम लोगों में ये बात कही जाती है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है और अभी सिर्फ शुरू हुआ है, इसकी चर्चाएं शुरू हुई हैं, इसमें बहुत आगे तक बात जानी है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको भी धन्यवाद। और ये जो है ये खाली अपने आप में रोचक मामला नहीं है, ये मामला ऐसा है जिस पूरे हम नागरिक हम लोग जितने हैं, हम सबको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए ऐसी चीजों को। इससे हम अपने सिस्टम में क्या सही है क्या सही नहीं है उसकी बारीकियों को हम समझ सकें, हम लीगल आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे हैं कोर्ट में उनको समझ सकें, और जिस तरह की दलीलें देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे ये पार्टी हो चाहे कोई और भी पार्टी हो, उसको भी हम समझ सकें, तभी हम समझदार नागरिक बनेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।